नाजरीन आदाब। आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हुनर की ताकत, द पावर ऑफ स्किल्स। यानी अगर कोई हुनर जिसमें आप कमाल हासिल कर लेते हैं वो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए लेकिन उस हुनर का जो एक्सीलेंस है, उस हुनर की जो क्वालिटी है, अगर उसमें आपने कमाल हासिल कर लिया है तो वो आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं रेशमा रहमान, और हमारे साथ जो स्टूडियो में आज दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उसमें एक हैं जनाब हबीब अहमद साहब, जो बहुत ही पूरी दुनिया में जिनका नाम हबीब हेयर स्टाइल सैलून के नाम से मोहताज तारुफ नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में आज हबीब हेयर स्टाइलिश की फ्रेंचाइजी पाई जाती हैं, और अगर कोई एलीट सोसाइटी का इंसान हबीब साहब के यहाँ से हेयर कट करा के आता है तो वो बहुत ही सिंबॉलिक होता है और वो उसे बहुत खुशी से बयान करता है कि मैंने हबीब साहब के यहाँ हेयर कट कराया। इसी तरह दूसरे हुनर से जुड़ी हुई शख्सियत जो अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने एक छोटे से प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत की थी, हमारे साथ हाजी कमरुद्दीन साहब मौजूद हैं, CMD सर्वोकोन सिस्टम लिमिटेड, जो आज ट्रांसफार्मर से लेके सर्वो सिस्टम, स्टेबलाइज़र, ट्रांसफार्मर और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन उन्होंने स्टेबलाइज़र और अपने कुछ प्रोडक्ट से शुरुआत की थी और ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं कि मुल्क और मुल्क के बाहर से जितनी डिमांड उनको आती है, इतने प्रोडक्ट वो आज की तारीख़ में बना नहीं पाते। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आवाज़ दी वॉइस के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले हबीब साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी एक आइकॉनिक शख्सियत है, आपने यानी प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया में जो है वो आँख खोली और इसके बाद जो है वो UK में भी तालीम हासिल की, UK तक का सफ़र किया, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गए। आपने मिसेस इंदिरा गांधी के हेयर डिज़ाइन बनाया, बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे वो स्टार हों, चाहे वो रॉयल फैमिलीज से जुड़े हुए हों, चाहे वो पॉलिटिकल शख्सियात हों, आपने उनके बालों के डिज़ाइन बनाए। ये जो सफ़र है जो एक सैलून से, हेयर ड्रेसर से और डिज़ाइनर से शुरू होता है और आज पूरी दुनिया में हबीब साहब का नाम जाना और पहचाना जाता है, इस जर्नी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आई थिंक जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, एक ऐसे प्रोफेशन जो जुड़ा हुआ है जो एक ज़माने के अंदर इसको रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं बोलते थे, और लोग जब इसका नाम लेते थे तो लोग शर्मा जाते थे कि ये ऐसा मेरे को क्यों कह रहे हैं। मेरा रास्ता इसके लिए बड़े शानदार तरीके से निकला। मेरे को नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन कुदरती तरीके से मेरे को एक ऐसा रास्ता मिला कि जाके मैं लंदन चला गया और आई गॉट माई एडमिशन इन द वेरी लीडिंग इंस्टीट्यूट। अब बालों की स्टाइलिंग की अगर बात करें तो बड़ी नॉर्मल तरीका होता था, हिंदुस्तान में बाल बढ़ गए, एक बाल कटा लो, लेकिन वहाँ पर जस्ट लाइक 4 टेक्स्ट बुक आपके होते थे और हेयर स्टाइलिंग वाज ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल सिस्टम। तो आई वाज समथिंग कि मैं ये कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और डेफिनेटली वहाँ ये एहसास होता था उस ज़माने के अंदर कि आपके कपड़े अप टू डेट नहीं हैं, आपके कपड़े पूरे नहीं हैं, पर आपकी जेब में पैसा भी नहीं है, राइट। तो एक बड़ा स्ट्रगल टाइम था वो करने के लिए। और एक वक्त ही आया जब मैंने 8 घंटे मेरा कॉलेज और 8 घंटे मुझे काम करना पड़ता था। तो एक ऐसा टाइम देखा, लेकिन खुदा का शुक्र था कि मुझे ऐसा कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता था कि मैं करना क्या चाहता हूँ। लेकिन चूँकि वो एक शेर मेरे को याद आ रहा है कि मंजिल मुझे मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां है। तो जब ये शेर मैंने पढ़ा तो मेरे को एक लगन सी लग गई करने के लिए। लेकिन मैं ये सोचता था कि खुदा का शुक्र है मुझे रास्ता तो सही मिल गया, लेकिन जो आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में वो क्या डायरेक्शन है, ये सबसे शानदार प्रोफेशन यंगर जनरेशन के लिए कैसे हो सकता था, ये गाइडेंस कैसे हो सकती थी। एक चीज़ के ऊपर ये मुनस्सिर है
कि हम लोग जब अशरफुल मखलूक़ात अपने आप को इंसान को बोलते जी। तो उनको ये एहसास होता है कि लुक मेरा क्या है। जी बेशक। और जब आपने नेचर को पहचाना, जिसने वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहचाना, हमने नहीं पहचाना। हमारे तो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी यूज पार्ट ऑफ दैट हेयरड्रेसिंग, जिसको हम लोग बार्बर ड्राई बोलते थे। लेकिन जब मैंने वहां जाके देखा, यार यहाँ तो कुछ और ही बात है। उन्होंने ये बात पहचानी कि बालों के ऊपर कुदरत ने जो आपको दिया है वो तो कुदरती अतिया है। ये बड़े सॉफ्ट है, विच कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन एंड बैड वेदर। और जब स्टाइल आप करते हो तो इसको फ्रेम करते फेस को विद हेयर। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मेल और फीमेल की जब बात करते हैं तो स्टाइलिंग ज़्यादातर फीमेल के पे होती है, और फीमेल दे डिडंट वांटेड टू हैव ए हेयर कट। जी, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बात करें तो जो महिला होती है, एक मेल पहले पुराने ज़माने में एक किसी महिला को हेयर स्टाइल कर रहा है तो बड़ी बात मानी जाती होगी। आज ये कॉमन हो चुका है, क्योंकि जब मैं चेंज करता था वो हस्बैंड के साथ आती थी जी, और डोंट कट इट, डोंट कट इट। तो मैं ये पूछता था कि व्हाई यू आर सेइंग कि डोंट कट इट मच। तो अल्टीमेटली व्हाट वाज द आंसर? आंसर वाज कि आई फाइंड मोर फेमिनिन लुक इन द लॉन्ग हेयर। दैट वाज द थिंग। लेकिन वहाँ ये बात नहीं भूली जा सकती कि हमारा जो कल्चर और सोसाइटी भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। बिल्कुल राइट। चेंज वाज कमिंग, लेकिन चेंज वाज वेरी स्लो इन द बिगनिंग। वी नीड ए मोर पीपल टू गो एंड उन लोगों से बात करना, उनसे क्लियर बताना कि ये है क्या, इसको करेंगे क्यों। दैट इज ऑल्सो नीड ए प्लेजेंट लैंग्वेज। यानी कि आपने पैरेलली अवेयरनेस का भी काम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंडियन इंडस्ट्री में लाइक वेमेन को स्टाइल करना, हेयर स्टाइल करना बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। आज ये मुख्तलिफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन था। जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ। एक तो मेरी स्टडी और दूसरे आई वॉज इन वेस्टर्न वर्ल्ड, आई वॉज इन लंदन। तो वहाँ जो होता था तो मैं अपने आप को देखता था, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो उस वक्त एक मुल्क में सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। जी। अब अगर आप सोसाइटी को देखो तो उसमें देयर आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो काफ़ी लोग ये जाने जाते थे ये तो बहुत छोटे, लेकिन नीचे बैठ जाओ यार, राइट। वो अल्फाज मैंने सुने। जी जी। और मैंने उसको, आई वॉज नॉट हेजिडेंट नॉट टू लिसन दैट पार्ट। लेकिन जब वो हुआ, जब वो चीज़ आई तो मेरे सामने चैलेंजेस बहुत आए। हाउ यू, जब मैं आया वहाँ पर तो एनडी तिवारी थे उस ज़माने में, वो मुझसे कहते यूपी के अंदर चेंज कर दीजिए, ये कर दो। लेकिन मैं कहता था चेंजेस के अंदर मेरा रोल कितना बड़ा है कि मैं लोगों का ब्रेन वॉश करूँ पहले, फिर उनको ये बताऊँ। तो चेंज वॉज कमिंग वेरी स्लोली। जी जी। अगर मैं गिव आपको एग्जाम्पल, व्हेन यू ड्राइव ए कार, फर्स्ट गियर इज ऑलवेज हार्ड, यू नो, कोई सामने ना जाए मर जाएगा। जब दूसरा गियर आता है, तीसरा, आज हम तीसरे चौथे गियर में हैं हिंदुस्तान में। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि मैं सोचता था कि ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में नहीं आ पाएगी, आज मैं देखता वो आई है। और इट हैज़ प्रोवाइडेड वेरी गुड फ्यूचर फॉर द यंगर जनरेशन, बिकॉज ऑल आर इन माई अकेडमी टुडे, दे आर नॉट लेस देन ग्रेजुएट। और उनके लिए वो फ्यूचर बन गया, वो ख़ानदानी ख़त्म हो गया। जी जी। शुरू में ये कहते थे माँ बाप लड़कियों को मना करते, यार बाल काटोगी तुम जाके, चीज खत्म हो गई। सही बात। बुरा मनाते थे। स्टेटस सिंबल बन गई है वो, स्टेटस सिंबल बन गया। लोगों ने एक चीज और पहचानी कि भाई कुदरत ने जो आपको ये एहसास दिया है, वो हाउ आई कैन लुक बेटर। मैं शीशे के सामने देख के कहता मेरे यार बालों में पार्टी, या हो बालों को पार्टी है, ये पीछे को हो जाए, ये खींचो। तो ये एक कुदरती बात है। बिल्कुल सही बात। कुदरती बात जो आपको दी है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहले पहचाना। ब्यूटीफुल। हाजी साहब, उसकी रिफ्लेक्शन अब यहाँ पर आ रही है जो भी कुछ है। तो अब मैं कमरुद्दीन साहब आपकी तरफ आऊँगा कि आपने 80s में तकरीबन एक उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी के छोटे से डिस्ट्रिक्ट इटावा से आने के बाद दिल्ली की नगरी को आबाद किया और छोटे से स्केल से शुरुआत की। और आज जो आपकी इंडस्ट्री है कि पहले आपके रज़ा मुराद, फिर शक्ति कपूर, फिर नाउ सैफ अली ख़ान आपकी इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नॉर्थ इंडिया में मैं जगह जगह जब ट्रैवल करता हूं तो देखता हूं कि सर्वोकॉन के बोर्ड बसेस पे लगे हुए हैं, जगह जगह बस स्टॉप पे, जगह जगह आपके एडवर्टिजमेंट लगे हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, और आपकी फैक्ट्री देख के पता लगा कि आप इतने प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं जितनी डिमांड है मुल्क से भी और मुल्क के बाहर से भी। तो इस जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? एक थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताइए। 90 के दशक में जब हम यहाँ दिल्ली आए
तो आने के बाद तो वही ग्रेजुएशन करके यहाँ जब दिल्ली आए तो मेरे पास ना तो पैसे थे ना ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जॉब वर्क का काम शुरू किया। जॉब वर्क का शुरू करते हुए फिर एक छोटा सा जो सर्वो स्टेबलाइजर्स में प्रोडक्ट लगता है उसको हमने बनाना शुरू किया। उसके बनाने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और इसमें और प्रोडक्ट जोड़ते चले गए। तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी परेशानियाँ आई, क्योंकि जब एक नई जगह आता है कोई भी इंसान काम को शुरू करता है तो बस अल्लाह के फजलो करम से एक जो हमें लाइन मिली उस लाइन पे हमने काम किया, और वो लाइन जो थी क्वालिटी के साथ साथ ईमानदारी और मेहनत से हमने काम किया। वही आज भी हम लोग उसी लाइन पे रुके हुए हैं कि ईमानदारी के बगैर और मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उस वक़्त 2-4-6 लोगों से हमने काम शुरू किया था। आज डेट में करीब 600-700 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहेंगे तो कई हज़ार लोग हमारी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने मेजर कौन से चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि स्ट्रगल टाइम में बहुत टफ चैलेंजेस आते हैं। उस वक्त तो आपको क्या याद है आज? टेक्निकली बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि सबसे पहली बात तो पैसे नहीं थे, और जब पैसे नहीं है तो कैसे काम शुरू करेंगे। हमने तो बहुत ही थोड़े 1000, 2000, 4000 रुपये से ही अपना काम स्टार्ट किया है, और उसी को काम को बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़े हैं तो इसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट जोड़े हैं उन प्रोडक्टों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता चला गया। और आज की डेट में हम ये कहेंगे एक छत के नीचे जितने हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडिया में, इतने इस एक छत के नीचे इतने प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना रहा है। इसमें मेनली जो है हमारा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो प्रोडक्ट है इंडिया में नंबर 1 है। आपके यहाँ वोल्टेज चाहे कम आ रही हो या ज़्यादा आ रही हो, उसको कंट्रोल करके हमेशा 220 वोल्टेज कांस्टेंट आपके देता है। इसमें आपके होटल, इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं, कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी आप इसको लगाएंगे तो आप मेन लाइन पे जब आप सर्वो स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपके यहाँ पूरे घर में वोल्टेज कांस्टेंट आती है। तो ये हमारा सबसे अहम प्रोडक्ट रहा, जिसकी वजह से आज पूरी देश विदेश सब जगह इसकी हमारी जो मशहूर हुआ है मामला, तो ये सर्वो स्टेबलाइजर से सर्वोकॉन को जो है ना सर्वो स्टेबलाइजर के नाम से ही जाना जाता है। यानी कि आपने एक ग्राउंड स्टडी की होगी कि हमारी जो मुल्क में इस तरह की कमी है और इसको आपको फुलफिल करना है, तो एज ए चैलेंज आपने जी यहाँ पे देखो अभी तो वोल्टेज बहुत ठीक हो गई है। पहले अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ भी पहले 80-100 वोल्टेज आती थी कि आपका फ्रिज भी नहीं चलता था। लोगों बच्चों के जब उस वक्त हम 90-92 की बात करते हैं तो घर के अंदर जो फ्रिज होता था वो बच्चों के दूध जो उसमें रखते थे तो वो भी फट जाता था कि नहीं चलता था। तो इसलिए वो स्टेबलाइजर उस टाइम में लेने आते थे, 92-93 की हम बात कर रहे हैं, तो हम छोटे फ्रिज के स्टेबलाइजर काफ़ी बनाते थे। तो वोल्टेज बहुत कम होने की वजह से आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। हर इंडस्ट्री के लिए 220 या 400 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो उसी को ध्यान में रख के हमने इस इंडस्ट्री को ग्रो किया। हाजी साहब, मैंने एक चीज़ और देखी आपके यहाँ कि आप सब भाई इसी एक प्रोफेशन में, पूरा परिवार, आपके बेटे, आपने अपने एक बेटे को ऑस्ट्रेलिया से भी MBA कराया, वो भी उसी फील्ड में है। आमतौर से जब कारोबारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जो आज का सिस्टम है न्यूक्लियर फैमिली का, लोग बहुत जल्दी अलग अलग रास्ते बना लेते हैं और वो वहाँ पर, और आपके सुप्रीम इन कमांड सभी भाई हों, बच्चे तो ज़ाहिर है आपके हैं लेकिन भाई भी, सब एक ही कमांड को फॉलो करते हैं। और ये जो वहाँ पर देखते हैं कारखाने में जिस तरह से दौड़ते हैं, तो इन लोगों को, किसी भी भाई को, बेटे को और अदर वर्कर को पहचानना मुश्किल होता है। इस तरह से ये उनके रंग में, और 35-35 साल से जो इनके साथ वर्कर है वो काम कर रहा है। तो इसका मंत्रा क्या है ये सब? अल्लाह का शुक्र है कि सारे बेटे भी हमारे जो साथ में हैं, जैसे वो लगे हुए हैं, बाहर से भी पढ़ के आए हैं और लग रहे हैं। छोटा भाई भी हमारे साथ में फैक्ट्री को पूरी संभाल रहे हैं, और जितने और भी जो लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो भी सब भाई की तरह काम करते हैं। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन है या जो काम करने वाला कौन है। तो सब लोगों को एक जो प्यार मिला हुआ है, सब लोग मिलके काम करते हैं। हर आदमी ये समझता है कि हमारा अपना काम है, ये हमारी इंडस्ट्री है, हमारी अपनी फैक्ट्री है। तो सारे लोग इसी तरह से काम करते हैं। तो वो लोग जब मेहनत से काम करते हैं, जब हर जो काम करने वाला जो है बंदा अपनी ये सोचता है कि नहीं ये तो हमारा अपना काम है, तो नो डाउट वो डबल काम करेंगे जाके, और हर जिम्मेदारी को इसी तरह से अपने निभाते। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप सभी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, राइट? उसमें से मान लीजिए सपोज एक आपका सन कोई डिफरेंट फील्ड लाइक आर्ट का चुन लेता, फिर आप उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं? नहीं, अभी यूथ के लिए मसला हो जाता है। हाँ, नहीं, अभी जैसे हमने उनको अलग डाला, जैसे अभी हमने सोलर जनरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। अभी हम लोग काफ़ी बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, 600 किलोवाट, 200-500 किलोवाट के। तो अभी हमने सोलर क्यों करा, क्यों आने वाला वक्त ना सोलर का वक्त है।
तो इसको हमने को जो है सोलर के अंदर भी हम लोग मूव कर गए हैं। इसके अलावा जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, अभी इंडिया और इंडिया से बाहर करीब हम लोग 35 कंट्रीज में अभी हमने ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं, और अमेरिका में भी हमारे ट्रांसफार्मर्स जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सुपर पावर अमेरिका, वहाँ भी हम लोग ट्रांसफार्मर दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जा रहे हैं, रेगुलर हमारा वहाँ मटेरियल जा रहा है। रेडी के साथ साथ जी ट्रांसफार्मर जा रहे हैं। एक बड़ी ब्यूटी ये है आप दोनों के साथ होने की, और चूँकि आवाज़ दी वॉइस का जो मकसद है वो तलाश करता है अचीवर्स को, जो अचीवर्स की स्टोरीज़ हैं उनको सामने लाने की, कि एक जो है वो अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं और एक जो है वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है आपकी, जो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज देती है, अपनी सर्विसेज, किसी टूल की ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की। सही बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक वो हुनर जिसको पर्टिकुलर किसी कास्ट से जोड़ के देखा जाता था, या किसी ज़माने में जिस हुनर को लोग छोटा समझते थे, उस हुनर को आपने उस मंजिल पर पहुँचा दिया कि वो आज स्टेटस सिंबल है। उसमें हर कास्ट का, हर मज़हब का, हर एरिए का जो भी कुछ अचीव करना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है किसी हुनर की दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया में, वो उसमें जाता है। उसके सामने अब जो लॉन्ड्री का शोबा है वो किसी ज़ात के साथ नहीं है, जो बुटीक का शोबा है वो किसी ज़ात के साथ नहीं है कि कोई टेलर मास्टर है तो वो किसी पर्टिकुलर बिरादरी से होगा, जो हेयर सैलून का शोबा है या फिर जो आपके फर्नीचर का शोबा है, ये इन तमाम इंडस्ट्रीज़ ने इस तरह तरक्की की है कि हर ज़ात बिरादरी का इंसान उसमें इन्वॉल्व हुआ है और एलीट सोसाइटी इन्वॉल्व हुई है, और इसका क्रेडिट जाहिर है कि शुरुआत आपने की है। तो आज का जो युवा है, आज का जो नौजवान है, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उनको किस तरह की उम्मीद और किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई आदमी अगर एक पौधा लगाता है फैमिली के अंदर, माई केस वॉज वेरी डिफरेंट। देखिए, मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया ताकि मैंने लोगों के ब्रेन के अंदर ब्रेन वॉश करना है, उसको लेके लोगों को चेंज करना, सोसाइटी को चेंज करना, और एक ऐसी चीज़ लेके आना जो वहाँ पर तो चलती, हमारे नहीं चलती। तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। इनफैक्ट जैसे ये कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे तीनों बेटे मेरे साथ में आ गए। बाय द टाइम आई हैड वेरी गुड कॉन्टेक्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो जावेद वॉज स्टडिंग इन लंदन, जो बीडी एकेडमी, और माय मिडिल सन वाज स्टडिंग यूएस। तो वो सपोर्ट तो मिलता ही है। और आज ये भी खुदा का शुक्र है कि आज वो तीनों का रोल और मेरा रोल मुल्क के लिए काफ़ी शानदार रोल अदा किया है। और जो मेरी स्पीड थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई उसके करने के लिए। लेकिन वक्त की पुकार भी ऐसी है वहाँ पर करने के लिए, एक तो आर्ट को लेके आना और एक लोग की वो सोच को बदल देना, ताकि वो उस बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट से लड़ रहे हैं कि मेरे बाल लंबे ही होने चाहिए, मेरे हाथ में क्या लंबे होने चाहिए। सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि सोशल चेंज इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। इंडिविजुअल चेंज हो जाती है, सोशल चेंज चैलेंज है। ब्यूटीफुल फ्यूचर फॉर द यंगर जनरेशन, राइट। और उन्होंने ये बात पहचानी कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात होते हुए मेरे को कुदरत ने क्या चीज़ अदा की ताकि मैं उसको अदा करूँ। बिकॉज everybody feel very happy that I am a beautician, right? Or I am looking better than what I am. That's all. आपने देखा होगा, ये एहसास देखा होगा कि चाहे काला गोरा जो मोटा ताज़ा, सारे लोग शीशे के सामने बैठ के देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मेरे को क्या चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन हबीब साहब, ये चीज़ पहचानने वाली है। जी जी हबीब साहब, एक्चुअली आवाज़ दी वॉइस की जनता और हम सभी जानना चाहते हैं आपसे कि आपने महारानी ऑफ जयपुर जो थी उनका, गायत्री देवी का आपने हेयर स्टाइल किया, आपने हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनको हेयर स्टाइल किया, आपने तेजी बच्चन यानी अभिषेक बच्चन की जो माता, उन्हें कौन नहीं जानता है, एक्ट्रेस बहुत शानदार है। आप कैसा फील करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जब आपने किया होगा। इट वॉज वेरी गुड, आई वॉज वेरी लकी कि आते ही मेरे को ऐसी जगह मिली कि जहाँ पर मैं उन तक पहुँचा और अपनी पहचान बनाई। क्योंकि मैं मिस गांधी को बोलता था, जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली
डू समथिंग फॉर योर कंट्री, डोंट लीव दिस कंट्री। जी तो मैं सोचता था ये आप ही के तो बाल छोटे हैं, बाकी मैं किस और को क्या बोलूँगा। मैं अपने दिल में कहता था आपको क्या बोलूँ जी, मैं। जी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था। तो मैं कहता था आप ही के बाल तो छोटे हैं, बाकी तो सब लंबे रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप उन तक पहुँचते हो, अगर मैं महारानियों की बात करूँ, जी, महारानी का हेयर स्टाइल करना खुद में बड़ी बात है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, वो लोग ऐसा ट्रीट करते थे, ये आई हैड माय हेयर कट इन न्यूयॉर्क, लंदन में, यू नो दे फील यू टू प्राइड, बिल्कुल। और सब लोग सोचते हैं ये बेवकूफ़ है, कुछ पता नहीं। उसमें एक वाकया का जिक्र मैं करता हूँ, वहाँ पर महारानी गायत्री देवी के 2 महारानी और आई एक दिन, जी और वो आके बैठ गई। उनसे कहा तो क्या होता है कि हम लोग लेटेस्ट सिचुएशन में पहले बालों को शैम्पू करते तब काटते हैं। जी जी तो मैंने सबका किया। उनको एक महारानी, अभी भी मेरे को नाम याद नहीं कौन सी स्टेट की थी, उसे आई डोंट लाइक टू हैव ए शैम्पू, आई हैव वेरी स्पेशल शैम्पू फॉर माय हेयर व्हिच आई ब्रॉट फ्रॉम द पेरिस। ओ अब महारानी मैंने उनसे बात बोली कि यार ये बताओ वो कौन सा शैम्पू है, मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, वो कौन सा शैम्पू, व्हाट इज द स्पेशल, देयर वाज नो बेस। ओके चुप हो गई। मैंने मुझे बताइए तो सही वो स्पेशल कौन सा पेरिस से शैम्पू आया था, बस इसलिए स्पेशल जी। था। बस खाली। तो उसके बाद में जब उन्होंने मेरा काम देखा, शी वाज वेरी हैप्पी आफ्टर फाइनल से आई एम नॉट गोइंग टू हैव ए शैम्पू, फाइन। मैंने बोला आई विल नॉट डू दैट पार्ट वेरी प्लेजेंटली। बाद में शी स्टूड कि ओके आई विल हैव शैम्पू, यू नो। तो दैट काइंड ऑफ दिस सिचुएशन वाज डिफिकल्ट। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैंने आई हैड माय हेयर कट इन पेरिस, ओके एंड मैं वहाँ पर गया हुआ था, मैं वहाँ से लौटा ही था 2 हफ्ते पहले उसी जगह से। ऐसे वेयर डू यू हैव, कहते फलाने फलाना अवेलेबल, जी, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो तो वहाँ थी नहीं, मैं तो वहाँ था। बिकॉज मैं पेरिस में गया तो मेरे को फ्रेंच नहीं आती थी। तो हेयर ड्रेसर कॉल्ड अलेक्जेंडर, ही वॉज द किंग ऑफ वर्ड हेयर ड्रेसिंग, उसका ये तखल्लुस था। जी उसके बाद एलिजाबेथ टेलर आती थी, तो वो बड़े शौक से उसको वो करते थे, उसकी फ़ोटो वोटो लगी हुई थी यहाँ पर करने के लिए। तो जब मैंने उनको देखा और उनको फ्रेंच तो इट वाज समथिंग वेरी, बड़े नखरे से वो आदमी लोगों का ब्रेन वॉश कर देता था। आओ अब म्यूजिक बजेगा, डांस करेगा, देन आई विल कट इट दिस वे, आई कैन ही विल ड्रॉ दी ऑन द पेपर। जी जी तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी है, तो यहाँ पर मैं जब आके लेके आया वो मैंने उनसे बोला कि ये चीज़ बहुत जो आप कह रहे हैं मैं तो वहीं से आया हूँ। तो एक महारानी से लेकर अगर एक कॉमन गर्ल की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, तो 150 का आपका स्कीम होता है हेयर कट का, जो लाजपत नगर और बहुत सारे आपके सेंटर्स में होते हैं। तो ये आपने क्या कॉन्सेप्ट सोच के रखा है? क्योंकि हम जो स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स होती हैं 2000 5000 अफोर्ड नहीं करते, हमारी पॉकेट मनी लिमिटेड होती है। तो ऐसी ये लाखों लड़कियां हैं जो आपके सैलून में जाती हैं जस्ट बिकॉज 150 का आपने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। यंगर जनरेशन में एक क्रेज आया, दे लाइक टू फॉर द ब्रांड, आपने देखा? जी जी तो जब वो ब्रांड की बात बनती है तो जब लोग जाते हैं, दे हैव टू प्ले मोर। माय ग्रैंड चिल्ड्रन समटाइम दे गेट इट, शू लेके आएंगे, ब्रांड लेके आएंगे, इज मच मोर हाई प्राइस, एग्जैक्टली राइट, बट दे लाइक टू हैव ए ब्रांड। 150 सभी लड़कियां अफोर्ड कर सकती हैं। हेयर ड्रेसिंग की चीज बन जाती है ना। जी। सपोज मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो चार्ज करते हैं शॉप के अंदर, वो डेफिनेटली लोगों को पता लगता है कुछ ज्यादा है, बट दैट इज कॉल्ड ब्रांड, बात कुछ भी नहीं है। बट आपने मिनिमम भी पैरेलली रखा हुआ है। अच्छा, एक छोटी सी एक बात मैं पढ़ रहा था जो द हिंदू में आपके बारे में लिखी कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना हेयर कट कराना था और आपके फादर को ज़ाहिर है कि कॉल किया गया नज़ीर अहमद साहब को, जो राष्ट्रपति भवन में ही रहते थे, तो उनकी तबीयत कुछ नासाज थी उस दिन। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या आज थी। मैं अपने बेटे को हबीब अहमद को भेज रहा हूँ। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो शेयर नहीं, वो आई लाइक टू टेल यू दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। जब लोग राष्ट्रपति भवन में रहते तो पंडित जी का जन्मदिन हो रहा तो हम चाहते थे वहाँ पर, तो हमारे लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सोच में नहीं थे, जी जी जस्ट लाइक ए फैमिली। तो मेरे फादर से बोला कि आई लाइक टू कट पंडित जी से हेयर। मुझसे क्या लगे पागल है तू जो आता क्या है? तो वो क्या लगे, मैंने बोला जी मैंने ये मिसाल सुनी है कि मछली को तैरना कौन सिखाता है। अल्टीमेटली मेरे फादर को बात को ऑर्डर उनका आता था, और उनका जब ये आ रहा तो मेरे फादर ने बोला कि साहब उनसे बोलना मेरे आई एम नॉट वेल, आई कैन आई सेंड माई सन। अब वो ज़माना ऐसा था कि किसी ऑफिस ने ये नहीं पूछा कि वो लड़का है कौन,
जाहिर है। और उसकी वो क्या अच्छे में कर सकता है, उसको सब कुछ चला रहा था, किसी ने कुछ नहीं पहुंचा। आई वॉज मस्ट बी अभी 15-16 एंड ऐसे ही लेके मैं चला गया वहाँ पर करने के लिए। तो पंडित जी क्या होता है, वॉक करते थे सवेरे जी। और वो करने के बाद में वो एक साउथ इंडियन जो तेल डालते हैं सर के ऊपर, वो डलवाते थे ऐसे करके। फिर वो आए जब मैंने उनका, तो बाल ही उनको थोड़े थोड़े छोटे थे। लेकिन पहले तो हम सोचते यार पंडित जी कि कोई बात नहीं, हम साथ ही तो खड़े। लेकिन जब बहुत पास चले गए और उनके बाल काट रहे हो तो एहसास हुआ कि पंडित जी, तो जब एहसास हुआ तो वो समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जब यहाँ पर आए तो यहाँ बाल काटना थोड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। तो ऐसे है तो उन्होंने ऐसे कर लिया। अच्छा भाई साहब, इट वाज अ ग्रेट थिंग ना। उन्होंने किसी ऑफिस को ही बोला कि ये कौन आ गया। तो आई वाज सो लकी कि आज भी मैं बात सोचता हूँ कि दे वर सो ग्रेट पीपल कि उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, किसी ऑफिस से नहीं पूछा, किसी ने पूछा, बाद में मेरे पास चले गए। तो मेरे को वो चीज़, मेरे लिए तो फक्रिया बात है वो। अच्छा हाजी साहब, जी जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। बहुत बार मुल्क में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और सियासत अपना काम करती रहती है, सोशल एक्टिविस्ट अपना काम करते रहते हैं, कारोबारी लोग अपना काम करते रहते हैं। इस शो का नाम है जैसा हम हिंदुस्तानी मुसलमान। ये जानना ज़रूरी है, आप एक बिजनेसमैन हैं, 30 साल से ऊपर की आपकी स्टैंडिंग है इसमें, बिज़नेस में। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि किसी भी कोई भी सरकारें आती और जाती रही हों, क्या आपको लगता है कि हम मुस्लिम होने की वजह से आपका कारोबार जो है वो डिस्टर्ब होता है? अगर आप मेन स्ट्रीम में, अगर आप अपना काम सही कर रहे हैं, तो क्या कोई रुकावट आपके कहीं मज़हब की वजह से किसी भी तरह की, चाहे वो लेन देन में हो, चाहे वो और टेक्निकल इश्यूज़ में हो, कभी आती है? नहीं हफीज भाई, ऐसा 30 साल में हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। वेरी गुड। अगर आपकी क्वालिटी में दम है, आपके काम में दम है, तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान, वो सबके लिए है और सबकी ज़रूरत है। वेरी गुड। तो उसी नज़रिए से हमने काम किया है, और आज उन्हीं के सबका प्यार मिला, तभी तो आज हम लोगों ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाए हैं। आप ये किसी पर्टिकुलर एक मजहब से आप अपना, कोई भी इंसान हो, एक मजहब से आप कोई भी बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। बेशक। तो हमें इसमें सबकी ज़रूरत होती है, पूरे समाज की ज़रूरत होती है, हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। बेशक। क्योंकि सभी लोग अपना अपना प्रोडक्ट, जो भी मशीन फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उनमें सबको चाहिए, उनको सबको यूपीएस भी चाहिए, ट्रांसफार्मर भी चाहिए, स्टेबलाइजर्स भी चाहिए, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तो वो जब को बिजली होती है तो ये नहीं देखती है बिजली मुसलमान के लिए है, हिंदू के लिए है। वो बिजली तो सबके लिए अगर कम आ रही है तो पूरी कॉलोनी में सभी के लिए कम आ रही है, और अगर वो ज़्यादा आ रही है तो सबके लिए ज़्यादा आ रही है। तो हमें जो अगर अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट इक्विपमेंट को, तो उसके लिए जो हम लगाते हैं वो सभी लिए लगाते हैं। तो हमने अभी तक ऐसा कोई फील नहीं किया है। सभी काम करते हैं, आप सभी लोग काम कर रहे हैं, पार्टनर्स भी 90% मतलब ऐसा कभी सोचते नहीं है, और ना कभी इस तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं कि सभी हिंदू है या मुसलमान है। जो उसके अंदर काबिलियत में आता है हम सभी को रखते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग हैं, हर तरीके से प्यार के साथ सभी लोग काम करते हैं, ऐसा कुछ भी कोई फील नहीं होता। वो मैंने देखा। और इसी से जुड़ा हुआ मैं हबीब साहब आपसे इस बात को जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम सोशल मीडिया का शिकार होकर किसी ख़बर का फैक्ट चेक किए बिना उसका शिकार हो जाते हैं, और हम अपने टारगेट से, अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हैं, और हम इधर उधर की खुराफातों में बह जाते हैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, लॉर्ड माउंटबेटन से लेके और पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेके और आज तक सब लोगों को देखते हुए आ रहे हैं। ख़ुद आपकी एक प्रोफेशनल स्किल्स की इंडस्ट्री है जो डे बाय डे, मेरे ख़्याल से ऐसा कोई मंथ नहीं होता है जिस मंथ में आपकी कुछ सैलून, कुछ नई फ्रेंचाइजी नहीं खुलती हो, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर भी। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है, जो आम तौर से लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जो विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, इसमें आप अपने नौजवानों को, हमारे देश के क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये बिल्कुल ठीक है, आप जो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये बात महसूस करी है कि आज जो इज़्ज़त मेरे को मिलनी चाहिए थी इस कंट्री के अंदर, वेदर इट वाज हिंदू और मुस्लिम, जी,
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वेरी गुड। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको भी, आपकी सोच में भी ये बात होनी चाहिए। बेशक बेशक। तो दोनों के साथ में, लेकिन आज तक मैं बात महसूस करता हूँ कि जो इस रिस्पेक्ट मेरे को सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर। वेरी गुड। बहुत शानदार। इनफैक्ट उनकी तादाद ज़्यादा होती है। जब मैं जी, कहीं जी। जाता हूँ, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा मैं कहता हूँ आपसे मोहब्बत 90% होते हैं वो लोग। जी, जी। सपोज जी, हमारा जी, डेमोन्स्ट्रेशन कैलकाटा में जा रहा है, जी तो उसमें फीमेल ज़्यादा आती हैं, जी। वो इसका काम करती हैं, तो जाहिर। उसमें तो 90-80% तो वही होते हैं। सही बात। तो आई डोंट थिंक कि हर एक आदमी पाँव छू रहा है, आपको माथे पे टीका भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, बेशक। जी। लेकिन उसमें आप भी फराग दिली से आपको मिले वहाँ पर करने के लिए। बिकॉज मेरा मतलब एक माथे टीका से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो इज्जत आपको मिल रही है वो कुदरती एक देन है। आपकी सक्सेस को लोग पहचान के आगे आ रहे हैं। आपके आर्ट जी, को जी। पहचान रहे, प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, दे- आपको इज्जत दे रहे हैं, एहतराम दे रहे देखिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। आज हम इस नतीजे पे पहुँचे। मैंने बेसिक इंग्लिश रीडर की सेकंड या थर्ड पार्ट उत्तर प्रदेश में जो किताब पढ़ाई जाती है उसमें एक छोटी सी पोएम पढ़ी थी कि डियर चाइल्ड व्हेन यू गो अप ए हिल नेवर लुकिंग अपॉन योर बैक, कि प्यारे बच्चों जब तुम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखिए। यानी इंसान में अगर तरक्की करने का जज्बा हो, अगर मेहनत करने का जज्बा हो और कुछ मुख्तलिफ करने का जज्बा हो, तो आज हमारे इन पैनलिस्ट के ज़रिए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ना कोई हुनर छोटा होता है, बल्कि छोटे से छोटे हुनर को अगर आप उसे जी जान लगा दें और उसमें कुछ एक्सीलेंट और डिफरेंट हबीब साहब की तरह करने की कोशिश करें तो वो पूरे वर्ल्ड में स्टेटस सिंबल बन जाता है। और अगर आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट बनाना शुरू करें तो वो छोटे से बड़ा होते होते ट्रांसफार्मर तक बन जाता है और उसे हिंदुस्तान से, यूएस और कनाडा हर जगह से उसकी डिमांड आती है। ये दोनों शख्सियात जो हमारे बीच आज स्टूडियो में बैठी हुई हैं, उनके प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया में यहाँ से लेके यूरोप और अमेरिका तक जा रहे हैं। और आपके नाम से जो सैलून हैं, हम जहाँ भी जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ अच्छे और बड़े शहरों में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमें हबीब साहब के नाम से सैलून मिलेगी। और जो वहाँ से हेयर कट करा के आता है वो कम से कम अपनी एक तस्वीर फेसबुक पे ज़रूर डालता है और सोशल मीडिया पर, ये लोगों को बताने के लिए कि उसका स्टेटस ये है कि उसने हबीब साहब के यहाँ एक स्टेटस बनाया है एक हुनर को। हमारे नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि आप जो हुनर भी आपको पसंद हो, जो स्किल्स भी आप चुनना चाहें, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे वो कारपेंट्री का हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे वो कुछ बनाने का हो, चाहे वो हेयर कटिंग का हो, चाहे वो सैलून का हो, इवन अगर आप चाय भी बनाते हैं तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें चाय खाने भी इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हीं की चाय जाने के बाद पीते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपके अंदर मेहनत का जज्बा होना चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी का जज्बा होना चाहिए। और जब इन जज्बों के साथ आप चलेंगे तो कोई भी सरकार आए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें हों, इस फेक प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो कि इस वक्त फला धर्म ख़तरे में है, इस वक्त फला कम्युनिटी ख़तरे में है, बल्कि हम अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए कई बार फेक न्यूज़ पे भरोसा करने के बाद और इन चीज़ों को, कभी कम्युनिटी को, कभी मज़हब को ख़तरे में डाल देते हैं। इसी माहौल में ये दोनों शख्सियात जिन्होंने अपने नौजवानों को ये पैगाम दिया कि कभी भी उनके साथ जो भी पॉलिटिकल हालात और सिचुएशन आए हों, रिजीम बदले हों, उनका कारोबार और उनका बिज़नेस रुकने के बजाय डे बाई डे बढ़ा है। और यहाँ पर जब भी कोई क्वालिटी होती है, हमें हेयर कट करना होता है तो यहाँ जाते हैं, लोगों को फेस का प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल करना होता है वो शहनाज हुसैन का करते हैं, अगर हमें ट्रांसफार्मर स्टेबलाइज़र चाहिए होता है तो इनका इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें शरबत अच्छा पीना होता है तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं। और उसे कोई एक नहीं करता बल्कि हम सब करते हैं। इसी तरह से हम चाहें वो आशीर्वाद का जितनी भी चीज़ें हों, हम ये नहीं देखते बल्कि चीज़ों की क्वालिटी देखते हैं, चीज़ बनाने वाले का मज़हब नहीं देखते। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में आगे बढ़ें और कोई ना कोई ऐसा हुनर अपने बेटों को, बेटियों को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ज़रूर दिखाएं जिस हुनर के ज़रिए वो अपनी समाज में, अपने देश में, अपनी फैमिली में, अपनी लोकेलिटी में एक अच्छी पहचान बना सके और एक बावकार ज़िंदगी को आगे ले जा सके, इकनॉमिकली भी
और सोशली भी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर नए मेहमानों के साथ किसी नए मौजू पर हाजिर होंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हबीब अहमद साहब का और हाजी कमरुद्दीन साहब का और अपनी को होस्ट रेशमा रहमान का कि उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।